विश्वगुरु महाकाणिक जगत क्रिया के जानकार तथागत भगवान बुद्ध के गुणों की वंदना करते हुए उनको नमन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज तथा भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, जिन्होंने बहुजन आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और जन आंदोलन बना करके पूरे देश भर में आंदोलन चला करके, जिनके मार्गदर्शन में बहुजन समाज के अंदर ईमानदार, प्रशिक्षित तथा मिशनरी कार्यकर्ता तैयार हुए, जिन्होंने बामसेफ, DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जो 21वीं सदी के महानायक बहुजन समाज के स्वाभिमान मानवर कांसीराम साहब को आज इस मौके पर नमन करते हुए तथा इस देश में जन्मे उन तमाम महान संतों गुरुओं, जिन्होंने समय समय पर मनुवादी व्यवस्था, सोच व्यवस्था से लंबे अरसे से शिकार बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ते हुए उनको उनका हक अधिकार दिलाए और अपने आप को कुर्बान हुए तथा हमें आज ला करके इस मुकाम पर खड़ा किए। आज इस मौके पर उन्हें भी मैं आदर सम्मान सहित नमन करता हूँ। साथियों, आज संविधान दिवस के अवसर पर जो सारे साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और संविधान दिवस के इस मौके पर मैं उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ। साथियों, आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, कभी ऐसा था कि संविधान ही खत्म होने वाला था। आज जिस गौरव के साथ हम संविधान दिवस मना रहे हैं, कभी ऐसा मौका आया था कि वह संविधान ही समाप्त होने वाला था। आज उसी विषय पर चर्चा होगी और आपको जो समय लगेगा उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। साथियों, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब के संविधान सभा का आखिरी भाषण है, जिन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद 50 से हमारे लोग राजनैतिक रूप से स्वतंत्र जरूर होंगे। एक व्यक्ति का एक वोट होगा, एक वोट की एक कीमत होगी तथा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में यह गैर बराबरी जारी रहेगी। इसे समाप्त किए बिना हमारे लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। इस बाबा साहब के अंतिम भाषण को मानवर कांसीराम साहब ने कोट किया और उन्होंने अपने ढंग से, एक वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। जिस समाज की राजनीति को कामयाब बनाना है, उस समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाना होगा। तो साथियों, साहब ने एक बामसेफ नामक संगठन बनाया, देश भर के कर्मचारियों को इकट्ठा किया। बामसेफ के बैनर तले पढ़े लिखे जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, उनको उन्होंने समझाया, उनको बताया उनको, और बामसेफ पूरे देश भर में कार्य किया। कुछ हद तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी मानवर कांसीराम साहब ने पूरा किया और उसी का परिणाम है कि बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में तो हमारी
राजनीति में हमें कामयाबी मिली। हमारी यहाँ कई कई बार सरकारें बनी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था कि 1998 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में प्रधानमंत्री जी माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने एक आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज CPW वेंकटचलैया के नेतृत्व में उन्होंने एक आयोग बनाया था। उस आयोग का नाम उन्होंने रखा था भारतीय संविधान समीक्षा आयोग। अब इस आयोग बनाने का उनका क्या मकसद था? ये तो देश के बहुत सारे नेता थे उस समय, तमाम पिछड़े वर्ग के नेता थे, तमाम दलित वर्ग के नेता थे, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए कहीं कोई विरोध नहीं किया। सिर्फ मानवर कांशीराम साहब ने इसको सबसे पहले लोकसभा के अंदर उन्होंने इसका विरोध किया। आपको यह जानकारी होगी कि मानवर कांशीराम साहब उस समय इटावा से सांसद थे। लोकसभा में तत्कालीन स्पीकर माननीय PA संगमा ने कहा कि मानवर कांशीराम साहब, आपके पार्टी के हिसाब से आपको 6 मिनट का समय दिया जा रहा है। और मानवर कांशीराम साहब ने जब संविधान समीक्षा आयोग के विरोध में जब अपना भाषण शुरू किया तो लगभग 20 मिनट तक बोलते चले गए। पूरा सदन स्तब्ध होकर के इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो PA संगमा ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मुझे संसदीय परंपरा का निर्वहन करना है। आपके पार्टी के हिसाब से 6 मिनट का समय मिला था और आप 20 मिनट तक बोल गए हैं। अब मैं यही समझता हूँ, आपसे निवेदन करूँगा कि अब आप अपनी बातें बंद करें और दूसरे माननीय सांसदों को आप अवसर दें। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि भाई, जनता ने मुझे चुन करके यहाँ अपनी बात रखने के लिए भेजा है। अगर आप मुझे यहाँ रोकोगे तो मैं बाहर, सदन के बाहर जा कर के पीपुल पार्लियामेंट्री प्रोग्राम लगा करके मैं जनता के बीच में अपनी बातें करूँगा। वहाँ आप मुझे रोकने वाले नहीं हो सकते हैं। तो साहब वहाँ से बाहर निकल गए और उन्होंने जन संसद का कार्यक्रम बनाया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मानवर कांशीराम साहब ने देश भर में 244 जन संसद लगा करके जनता के बीच में संविधान का मूल्य, संविधान के महत्व और संविधान की कीमत के बारे में सारे लोगों को बताना शुरू किया, जागरूक करना शुरू किया। और संविधान समीक्षा आयोग जो बना था यह गैर संवैधानिक है, इसको मानवर कांशीराम साहब ने जनता के बीच पे बोला। लेकिन उस दौरान भी तमाम सारे नेता, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, जो आज चिल्ला करके कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वह उस समय उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि संविधान समीक्षा आयोग बना है तो ये क्यों बना है। उन्होंने मानवर कांशीराम साहब का साथ नहीं दिया। फिर साहब ने सोचा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो उन्होंने देश भर में साइकिल यात्राएं निकाला। 2600 किलोमीटर, 2006 किलोमीटर की इन्होंने साइकिल यात्रा निकाला संविधान समीक्षा आयोग के विरोध में। फिर भी बात नहीं बनी तो इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर 27 दिन तक धरने में बैठे रहे। फिर भी बात नहीं बनी तो मानवर कांशीराम साहब ने अपने वाम सेब के डेलीगेशन के साथ को लेकर के राष्ट्रपति भवन की तरफ इन्होंने कूच किया। राष्ट्रपति भवन के पास अपनी अर्जी लेकर के जब गए ये, तो राष्ट्रपति भवन में कुल 12 गेट होते हैं। 12 गेट में कुछ गेट VIP लोगों के लिए होता है, कुछ गेट जनरल लोगों के लिए होता है। तो मानवर कांशीराम साहब ने जनरल गेट से अपनी अर्जी लेकर के अपने वाम सेब के डेलीगेशन के साथ जनरल गेट पर गए। जनरल गेट का जो सुरक्षा अधिकारी था वह पंजाब से रहने वाला था। उसका नाम था मेजर कुलवंत सिंह, पंजाबी था और वो मानवर कांशीराम साहब को जानता था। उसने कहा कि साहब, आप सांसद हैं, आपका प्रोटोकॉल होता है,
आप गेट नंबर 2 पर जाएं, वीआईपी गेट आपके लिए बना हुआ है, आप वहाँ से अपनी अर्जी दीजिए। लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि भाई देखो, मुझे जनरल और वीआईपी के चक्कर में मत फंसाओ, या मेरी अर्जी पकड़ो और उसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजो। महामहिम राष्ट्रपति महोदय अगर जो कुछ भी कहते हैं, मुझे जनरल गेट से आने के लिए मना करते हैं, तब ठीक है, नहीं तो उनका जो निर्देश हो वो मुझे बताओ, लेकिन मेरी अर्जी आप इसको तुरंत भिजवाओ। साथियों, कुलवंत सिंह, मेजर कुलवंत सिंह, राष्ट्रपति भवन पूरे सेना के हवाले होता है और वहाँ भी जितने सुरक्षा अधिकारी होते हैं सारे के सारे मेजर और कर्नल रैंक के ऑफिसर उसके अंदर होते हैं। और 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वाला राष्ट्रपति भवन, जो अंदर सेना के सुरक्षा अधिकारी होते हैं, बाहर सीआरपी और उच्च सिक्योरिटियाँ होती हैं, उसके 10-15 मीटर की दूरी पर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी होती है। तो जब इनका मैसेज महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन के यहाँ पहुँचता है, तो डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब ने उस मैसेज पर तुरंत अपनी टिप्पणी किया और कहा कि मानवर कांसीराम साहब को सेना के सुरक्षा के देख रेख में गेट नंबर 2 से इन्हें प्रवेश कराया जाए और आधे घंटे के लिए किसी दूसरे मुलाकाती को अंदर न आने दिया जाए। हम राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में हम मानवर कांसीराम साहब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो मैसेज तुरंत रिकॉल हुआ और जैसे ही सूचना मिली, सेना ने मानवर कांसीराम साहब को और उनके डेलीगेशन को, बामसेफ के डेलीगेशन को अपने सुरक्षा में ले करके, सुरक्षा घेरे में ले करके उन्हें गेट नंबर 2 से राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश कराया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, चाय नाश्ता हुआ। इसके बाद मानवर कांसीराम साहब ने अपनी बात उन्हें बताना शुरू किया। कहा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आप देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, आप तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, आप भारतीय उच्च न्यायपालिका जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजेस की आप नियुक्ति करते हैं, आप प्रदेश के राज्यपालों तथा उपराज्यपालों की नियुक्तियां करते हैं, आपके आदेश से पार्लियामेंट की दोनों सदनें चलती हैं, आपके पास जो भी संवैधानिक उच्च पद हैं वो सारे के सारे जो है आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन इसका मतलब आप यह मत समझिएगा कि आप सुप्रीम हैं। न आप सुप्रीम हैं, न इस देश का उच्च न्यायालय सुप्रीम है। अगर कोई सुप्रीम है तो भारत का संविधान सुप्रीम है, क्योंकि ये सारे आदेश आपको भारत के संविधान से मिला हुआ है। फिर साहब ने कहा कि भाई, आप इतने सारे संवैधानिक अधिकारों से लैस होने के बावजूद भी आपको कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए रबड़ स्टैंप। तो ये तो कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है। मैं राजनीति शास्त्र में जब एमए कर रहा था तो मुझे वहाँ भी पढ़ाया गया था कि भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है। तो भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप है यह तो बताया जाता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप क्यों है यह आज तक किसी ने नहीं बताया। तो वह बातें मैं आपको बताऊंगा कि भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप क्यों है। फिर मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि जब पार्लियामेंट के दोनों सदनों से कोई विधेयक जब पूर्ण बहुमत के साथ पास होकर के आपके यहाँ आते हैं तो आपका यह कार्य नहीं है कि उस विधेयक को आंख मूंद करके मंजूरी दे दीजिए। अगर आप आंख मूंद करके उन विधेयकों को मंजूरी देते हैं
तब आपको कहा जाएगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए रबड़ स्टैम्प। भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैम्प है। वहीं दूसरे तरफ जब आप उस विधेयक को परीक्षण कराएंगे, क्योंकि परीक्षण कराने के लिए आपके पास लगभग 26 संवैधानिक विशेषज्ञों की फौज राष्ट्रपति भवन के अंदर रहती है। आपके पास संविधान के आर्टिकल 26 में यह भी विशेषाधिकार आपको मिला हुआ है कि कोई विधेयक या कोई कानून या कोई भी संवैधानिक गतिविधियां अगर राष्ट्रपति को समझ में नहीं आती है तो आप आर्टिकल 26 के विशेषाधिकार का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुला करके आप उनसे भी राय ले सकते हैं। लेकिन जब आप राय नहीं लेंगे, आप आंख मूंद करके उस विधेयक को मंजूरी देंगे, तब आपको कहा जाएगा कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए रबड़ स्टैम्प। भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैम्प है। और जैसे ही आप उन विधेयक का परीक्षण कराएंगे और आप यह पता लगाएंगे कि जिस मूल भावना से भारतीय संसद ने इस विधेयक को पारित किया है और यह मेरे विधेयक को मंजूरी देने के बाद, मेरे द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद जब यह कानूनी रूप में परिवर्तित होकर के आम जनमानस के बीच में जाएगा तो वह उस मूल भावना से कार्य करेगा कि नहीं करेगा, यह आपको पता लगाना है। और यह पता लगाने के लिए आपके साथ तमाम सारे राष्ट्रपति सचिवालय में तमाम सारे व्यवस्थाएं हैं, उसका उपयोग आप करके ऐसा पता लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे, विधेयक का परीक्षण कराएंगे और जब आपको लगेगा कि यह विधेयक जिस मूल भावना से संसद ने इसे पास किया है, यह जब कानून का रूप ले करके जब आम जनमानस के बीच में जाएगा तो उस तौर तरीके से यह कार्य नहीं करेगा, तब आपको क्या करना है? तब आपको उस विधेयक पर टिप्पणी लिखना है कि रिकंसीडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इस पर पुनर्विचार करे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी सरकारें होंगी उनको 1000 बार सोचना पड़ेगा और यह 1000 बार सोच करके आपकी टिप्पणी के हिसाब से उसको संसद के दोनों सदनों में दोबारा ले जाएंगे और जहाँ जहाँ आपने टिप्पणी किया है उस हिसाब से ये संशोधन करके दोबारा आपके यहाँ भेजेंगे। तब आप उन विधेयक पर अपनी मंजूरी देंगे, तब आपको कहा जाएगा कि द रियल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति हमारा वास्तविक राष्ट्रपति है। साथियों, इस तरीके का माननीय कांशीराम साहब ने हैमर चलाया राष्ट्रपति महोदय के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय बहुत काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्हें काफ़ी कुछ जानकारियाँ थी और बड़े ही वो ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुन रहे थे। फिर उन्होंने तीसरा हैमरिंग किया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आपको यह पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब ब्रिटिश काउंसिल में इरिगेशन मिनिस्टर थे और इरिगेशन मिनिस्टर में उनको 3-4 विभाग, बड़े बड़े विभाग मिला हुआ था, जैसे लेबर मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है और एक बिजली विभाग है। ये 3-4 बड़े विभागों के बाबा साहब मिनिस्टर थे। जो आज हमें ये प्रचार कराया जाता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बाबा साहब को मिनिस्टर बनाया है, उनको यह पता होना चाहिए कि बाबा साहब ब्रिटिश काउंसिल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में 4-4 बड़े बड़े विभागों के मिनिस्टर थे और अपने ज़माने में उन्होंने जो परियोजनाएं आज खड़ी हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, तमाम सारी परियोजनाएं जो बाबा साहब के ज़माने की बनी हुई है वो आज चट्टान की तरह अटल है। तो ऐसी भूल हमारे लोगों को नहीं करना चाहिए, ना आपको करना चाहिए। तो जब बाबा साहब ने एक सर्वे कराया तो उन्हें पता चला कि 20 ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में काफ़ी होनहार हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
तो बाबा साहब ने ऐसे लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ करके 20 लाख रुपए का ग्रांट उन्होंने सैंक्शन कराया और सैंक्शन करा करके 20 लोगों को उसी पैसे से प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया दे करके उन्होंने विदेशों में भेजा। और उस सूची में महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर के.आर. नारायण साहब आपका भी नाम था। और आप उस बाबा साहब के पैसे से आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से DSc किया। ये सही बात है कि आज तक बाबा साहब के बाद भारत का कोई व्यक्ति आपके अलावा DSc नहीं कर पाया। आज ये रिकॉर्डेड है कि बाबा साहब पहले किए थे और बाद में आप किए थे। इसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से DSc किया हो। तो आपको वो हैरत की बात है कि दोनों के दोनों अछूत समझते थे। बाबा साहब महार समाज से आते थे और आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय आप केरला के पुलावा समाज से आते हैं और दोनों के दोनों अछूत समाज से हैं। ये उनका तीसरा हैमर था। चौथा हैमर उनका ये था कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय आप यह सोचते होंगे या आपको यह लगता होगा कि यह जो महामहिम राष्ट्रपति की कुर्सी है वह हमें कांग्रेस पार्टी के दया पर मिली हुई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि यह जो महामहिम राष्ट्रपति की जो कुर्सी है वो बाबा साहब के बनाए गए संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो की गई व्यवस्था है उसकी कृपा से आपको यह कुर्सी मिली हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ। मानव कांशीराम साहब ने कहा कि भारत के संविधान के 51 और 52 के आर्टिकल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा, जिसका चुनाव भारत की दोनों सदनों के चुने हुए जनप्रतिनिधि तथा प्रांतीय असेंबलियों के चुने हुए प्रतिनिधि के मत को एक इलेक्टोरल कॉलेज में इकट्ठा किया जाएगा और इलेक्टोरल कॉलेज जो है मतों के ये प्रांतों के मतों के हिसाब से उसका मतों का वैल्यू मूल्य तय करेगा और उसमें जिस प्रत्याशी को ज़्यादा वैल्यू का मत पड़े हैं उसको इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति घोषित करता है। राष्ट्रपति का को जो है चुनता है। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव की विधिवत घोषणाएं करता है। अगर बाबा साहब ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते तो आपकी जगह जानते हैं कौन होता? आपकी जगह सम्राट लेता, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में आज भी सम्राट हैं और सम्राट ही आपकी जगह होता। और जब सम्राट का चुनाव होता तो जो रूरल पार्टियां हैं जिनकी सरकारें होती हैं वो अपने करीबी लोगों को सम्राट बनाती और एक बार सम्राट का चुनाव हो जाने के बाद वह सम्राट जब तक जिंदा रहते हैं तब तक सम्राट बने रहते हैं और मरने के पहले जो है वह अपना उत्तराधिकारी तय करके जाते हैं। तो फिर वह उनका उत्तराधिकारी सम्राट होता है। तो फिर आप कहाँ से यहाँ होते? तो इस तरीके से मानव कांशीराम साहब ने अपनी हैमरिंग करते हुए लास्ट वाली हैमरिंग उनको किया। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मैंने इधर 3-4 महीने से संविधान का बहुत काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है। मैंने संविधान में जो 395 धाराएं हैं, 395 आर्टिकल है, मैंने एक एक आर्टिकल का गहनतम पूर्वक अध्ययन किया। मुझे ये पता चला कि संविधान का आर्टिकल 368 यह कहता है कि संविधान में आर्टिकल 32 को छोड़ करके समय समय पर संविधान में संशोधन हो सकता है।
हालांकि बाबा साहब संविधान सभा में इसका विरोध भी किया था। बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान संशोधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले 5 वर्षों तक हमारा संविधान इतना मजबूत है कि इसमें संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया था संविधान सभा के अंदर, तो बाबा साहब को इस बात को मानना पड़ा। तो धारा 368 में धारा 32 को छोड़ करके 32 जो है संविधान की मूल भावना होती है, मूल आत्मा होती है, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करते हुए संविधान 368 के तहत संविधान का संशोधन हो सकता है। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आप मुझे यह बताओ कि वह कौन सा आर्टिकल है 395 के बाद जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की समीक्षा भी हो सकती है। मैंने तो देखा, मुझे तो नहीं लगा कि कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है। संविधान अपने संविधान को खुद संशोधन करने के लिए निर्देश देता है। संविधान अपने संविधान को खुद का निर्देश देता है। संविधान आपको निर्देश देता है, संविधान सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देता है, संविधान तमाम संवैधानिक संस्थाओं को निर्देश देता है। लेकिन संविधान के हिसाब से देखा जाए तो संविधान को निर्देश देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, न कोई दूसरी संस्था है। फिर आप मुझे बताओ कि आपकी सरकार है, आपके सरकार में संविधान समीक्षा आयोग का गठन हुआ है, ये कैसे हुआ है? यह आपको तय करना चाहिए। जब संविधान ही अपने संविधान को संशोधन करने का निर्देश देता है, संविधान सारे निर्देश आदेश देता है, और संविधान यह नहीं कहता है कि कभी संविधान की समीक्षा भी होगी, तो फिर आपके सरकार में यह समीक्षा कैसे होने जा रही है? ये आपको तय करना है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं इसीलिए आया हूँ। और इसके बाद बातें ख़त्म हुई। माननीय कांशीराम साहब वहाँ से विदा होने के लिए उनसे इजाज़त मांगा, और जब वो अपने वाम सेव के डेलीगेशन के साथ जब बाहर निकलना शुरू किए तो पीछे पीछे महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर के.आर. नारायणन भी उनके पीछे पीछे उनको विदा करने के लिए चल दिए। जब साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो राष्ट्रपति महोदय भी आ रहे हैं पीछे से, तो उन्होंने फिर रुक करके कहा कि अरे भाई, आप हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, आपका विशेष प्रोटोकॉल है, और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तब आपको अपना आसन छोड़ना है, और आप मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए आप अपना आसन छोड़ रहे हैं, अपना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने विशेषाधिकार का पालन करें, और आप वापस जाएं। मैं यहाँ से चला जाऊँगा आराम से। इतने देर के बाद पहली बार महामहिम डॉक्टर के.आर. नारायणन ने अपना मुंह खोला और उन्होंने कहा कि साहब कांशीराम साहब, ये राष्ट्रपति की कुर्सी आती जाती रहेगी। आज हम हैं, कल कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन आप जैसा महान पुरुष इस राष्ट्रपति भवन के अंदर आने में उसको हजारों हजार वर्ष लग सकते हैं, और ऐसे महान पुरुष के लिए हमें अपने प्रोटोकॉल की कोई परवाह नहीं है। और उन्होंने माननीय कांशीराम साहब को या उनके वाम सेव के डेलीगेशन को राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 2 तक विदा किए। साथियों, इस वाकया को देख करके जो उनके साथ में वाम सेव का डेलीगेशन था, उसने इन दोनों महान पुरुषों के महान कार्य को देख करके तो हमारे वाम सेव के डेलीगेशन के आंखों में खुशी का आंसू छलक गया। और साथियों, मैं भी कभी कभी ये बातें जब बोलता हूँ तो मेरी भी आंखें भर आ जाती है। खैर, साहब वहाँ से बाहर निकले। अब आपको एक अगली घटना बताऊंगा, 5-6 मिनट का और समय है। राष्ट्रपति भवन में गए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय
दूसरे दिन उनको फ्रांस की सरकारी यात्रा पर जाना था और वह दूसरे दिन फ्रांस पहुँचे। फ्रांस में गए, उनको फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ जो भी करार रहा होगा, जो भी सरकारी कार्य रहे होंगे, सारा कार्य उन्होंने निपटाया। सारा कार्य प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने निपटाया। रात में विश्राम किया। सुबह मॉर्निंग में वहाँ की एक प्रेस मीडिया है जिसका नाम है ला फिगारो। ला फिगारो ने अपने न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पे क्या लिखा था? हेडलाइंस में उसने लिखा था कि द अनटचेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमिंग टू फ्रांस। भारत का एक अछूत राष्ट्रपति फ्रांस में आया हुआ है। यह उसकी मुख्य हेडिंग थी। उसके अंदर उसने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बहुत सारा हैमरिंग किया था। उसने कहा कि ये कैसा अछूत राष्ट्रपति है कि इसके रहते इसके देश में इसके संविधान की समीक्षा होने जा रही है। ये कैसा अछूत राष्ट्रपति है कि भारत का एक स्टेट है जिसका नाम बिहार है। बिहार में एक शंकर बिहार नाम का एक स्थान है जहां सवर्णों ने 27 दलितों को सरेआम गोली मार करके हत्याएं कर दी और वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, महीनों हो गया। तमाम हैमर वो जो है ला फिगारो ने चलाया था। तो इधर मानवर कांसीराम साहब का हैमर और उधर ला फिगारो का हैमर, यह इतने मानसिक रूप से बौखला गए कि वो फ्रांस में जो भारतीय दूतावास होता है, उन्होंने अपने निजी सचिव के माध्यम से भारतीय दूतावास के राजदूत को तलब किया और तलब करके कहा कि मुझे अगले 5 घंटे में दिल्ली पहुंचना है। मेरी सारी सरकारी यात्राएं को रद्द करने की सूचना आप भारत सरकार को भेजो, फ्रांस की सरकार को भेजो और मुझे ऐसी व्यवस्था करो कि मुझे अगले 5 घंटे के अंदर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचना है। पूरा दूतावास के जितने स्टाफ थे सब चकित रह गए, सब दंग रह गए कि अरे राष्ट्रपति महोदय के यहाँ 3 दिन रुकना था, 1 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया। फ्रांस की सरकार के प्रेस मीडिया वाले, फ्रांस का राष्ट्रपति, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के बड़े बड़े अधिकारी दौड़े महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ आए। राष्ट्रपति महोदय को वहाँ जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, जिस मीडिया ने इतना कुछ लिखा है उसकी मीडिया को हमने बैन कर दिया है, उसको अरेस्ट करके जेल में हमने डाल दिया है, आप अपनी यात्राएं रद्द न करें। मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, मुझे जाना है। फिर इनके लिए विशेष प्लेन की व्यवस्था की गई। माननीय राष्ट्रपति महोदय उस प्लेन से जब रनवे पर आई, जब उड़ान पर आ गई, तो उन्होंने अपने निजी सचिव को इशारा किया और निजी सचिव ने बिहार के गवर्नर को फ़ोन लगाया। जब फ़ोन लाइन पर बिहार के गवर्नर आ गए तो महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन ने कहा कि गवर्नर साहब, मैं अगले 5 घंटे में दिल्ली पहुंचूंगा। मुझे उसके पहले जो बिहार के शंकर बिगहा गांव के जो दलितों के हत्यारे जो खुलेआम घूम रहे हैं, वो सारे के सारे जेल में होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो राजभवन से मेरे आने के पहले आप अपनी विदाई की तैयारी कर लीजिए। साथियों, आपको यह भी पता होगा कि भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। यानी भारत का राष्ट्रपति जब चाहेगा तब राज्यपालों को डिसमिस कर सकता है।
पहली बार इन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया और 2 घंटे के अंदर प्लेन में ही इन्हें सूचना मिल गई कि वो सारे के सारे जो हत्यारे हैं 8 या 9 हत्यारे थे, सबके सब जेल में डाल दिए गए हैं। फिर इनका प्लेन आता है पालम एयरपोर्ट पर, वहाँ लैंड करता है। वहाँ राष्ट्रपति महोदय जब विदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री या उनकी कैबिनेट स्वागत में जाती है, जब वापस आते हैं तब भी उनके स्वागत में जाती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था, उन्होंने वह अपनी और अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर के साथ पालम एयरपोर्ट के VIP लाउंज में महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए लाइन लगा करके खड़ी थी। राष्ट्रपति जैसे पहुँचे, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके सम्मान में सरोपा भेंट किया। यह गुस्से से इतने तमतमाए हुए थे कि एक प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री का सरोपा राष्ट्रपति को अपने हाथ पे लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने सचिव को इशारा किया, यह छुआ तक नहीं। इसके बाद VIP लाउंज से जब बाहर निकले, साथियों, उसी पालम एयरपोर्ट के एक लाउंज में उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो संविधान समीक्षा आयोग बनाया है, उसकी स्वीकृति के लिए उसकी फाइल मेरे पास पहुंची है। मैं अगर उसको मंजूरी दे देता हूं तो आप संविधान की समीक्षा करेंगे, सरकार समीक्षा कराएगी और समीक्षा करा करके पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उसे स्पष्ट बहुमत से प्रोसीड कराना होगा। और मैं समझ रहा हूं कि यह कार्य आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ करके चल रही है। आप उसको 3/3 बहुमत से कभी प्रोसीड नहीं करा पाएंगे पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि मैं यह संविधान समीक्षा आयोग को भंग कर रहा हूं और आपको और आपकी सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि हमें भारत के संविधान की समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें इस बात की समीक्षा करना चाहिए कि हमने भारत के संविधान के साथ पिछले 50 वर्षों से हमने क्या किया है। इस बात की समीक्षा आप करो। भारत के संविधान की समीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग को भंग कर दिया। अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम संविधान दिवस नहीं बना पाते। ये मानवर कांसीराम साहब की देन है। साथियों, ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं। इसको बड़े पैमाने पर सबको जानकारी रखना चाहिए, संविधान के बारे में जानकारी रखना चाहिए। संविधान हमारे लिए एक किताब ही नहीं है, वह हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है और वो हमारे हक और अधिकारों का सबसे बड़ा वो ऐतिहासिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। और संविधान जो है हमारे हक अधिकार के लिए चट्टान की तरह सीना तान करके खड़ा है। हमारे हक अधिकार को कैसे सुरक्षित रहे, लेकिन संविधान को सुरक्षित रखना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।